ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हम हाजिर हैं हर रोज की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के। और हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी, उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हर रोज की तरह आपको बता देते हैं फटाफट कि आखिर में कौन से वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बड़ा सवाल यही कि बंद क्यों हो रहे हैं रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर्स को लेकर के लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं और आज भी कुछ एक अपडेट्स आई है, उस पर डिटेल में करेंगे बातचीत। क्या एफ&ओ पर होने वाली है बड़ी सख्ती? एफ&ओ को लेकर के सेबी की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन आखिर में कामयाब हो क्यों नहीं रही है? आज क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट फिलहाल के लिए भूल जाइए। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, वो हम आपको डिटेल में बातचीत जो हमारी होगी तो आपको बताएंगे। इनकम टैक्स में हो सकता है ये बदलाव, बजट नज़दीक है और लगातार बजट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ अपडेट यहाँ पर है वो भी करेंगे हम डिटेल में बातचीत। अब बढ़ा है सूखे का खतरा। जी हाँ, सूखे का खतरा लगातार फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। और बाइडन ने दुनिया को चौंकाया। जी हाँ, बाइडन ने दुनिया को चौंकाया है। क्यों चौंकाया है ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। बार बार कहने के बाद भी ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के खरीद निर्णय को प्रभावित करने के लिए डार्क पैटर्न का लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए एक बार फिर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित डार्क पैटर्न का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा, इस तरह का व्यवहार उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और ये अनुचित कारोबार है। सर, नई चेतावनियों में क्या कुछ नया है? क्योंकि चेतावनी तो सरकार पहले भी दे रही थी। हाँ बिल्कुल, ये नया कुछ नहीं, बल्कि डार्क पैटर्न्स की परिभाषा में कुछ और चीज़ें शामिल की गई हैं। जिन लोगों को डार्क पैटर्न्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि कुछ इस तरीके के प्रयोग हैं जो आमतौर पर किसी वेबसाइट में, मोबाइल या डेस्कटॉप की वेबसाइट में किए जाते हैं, खासतौर से ई कॉमर्स वेबसाइट में जहाँ आप सामान खरीदने जाते हैं और वहाँ आपको तरह तरह से लालच दिया जाता है। आखिरी 10 उत्पाद बचे हुए हैं, केवल 2 उत्पाद स्टॉक में बचे हैं, पिछले 1 घंटे में से 100 लोगों ने खरीदा है, 500 लोग इसे देख रहे हैं, 2000 लोगों ने पिछले दिनों में खरीदा है। ये वो डार्क पैटर्न है जो आपको किसी न किसी तरह से उस खरीद को कंप्लीट करने के लिए समाप्त करने के लिए, खरीद पूरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अनुचित व्यापार व्यवस्था है और इस तरह से उपभोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित किया जाता है। पिछले साल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनकी लंबी सूची जारी की थी और ये कहा था कि इन्हें रोका जाना चाहिए। पर अगर आप ई कॉमर्स साइट्स पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि नहीं रुके हैं, ये लगभग वैसे ही हैं। ज़्यादातर प्रमुख ई कॉमर्स साइट पर इस तरीके के डार्क पैटर्न्स अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो या आप डेस्कटॉप से कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स अब इंस्टाग्राम पे होने लगी है। इंस्टाग्राम से बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स कमर्शियल मर्चेंडाइज साइट के तौर पर आने लगे हैं। वहाँ इन डार्क पैटर्न्स का प्रभाव और ज़्यादा दिखाई देता है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने फिर एक बैठक की, उस बैठक में कंपनियों को फिर चेतावनी दी। लेकिन अभी किसी भी कंपनी ने अपने वेबसाइट के यूज़र इंटरफेस को और यूज़र सिस्टम को चेंज नहीं किया है। यानी ऐसा लगता है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात कहीं सुनी नहीं गई है। बिल्कुल। इस बीच देश की दिग्गज रिटेल चेन्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितने नए रिटेल आउटलेट्स खोले हैं उससे ज़्यादा बंद कर दिए हैं, जिस वजह से कई रिटेल चेन्स के कुल आउटलेट्स की संख्या में कमी आई है। आदित्य बिरला की फैशन चेन आउटलेट्स, पेंटालून्स के आउटलेट्स की संख्या अब घट करके 417 पर आ गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 431 हुआ करती थी। इसी तरह स्पेंसर के आउटलेट्स की संख्या 151 से घट करके 133 पर आ गई है। इस दौरान वी मार्ट और टाइटन आई प्लस के रिटेल आउटलेट्स भी घटे हैं। अब सर, रिटेल आउटलेट्स जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, इसकी प्रमुख वजह क्या मान रहे हैं? भारत के रिटेल सेक्टर में ये बड़ा पुनर्गठन है जो हमें दिख रहा है और इस पर हम पहले से भी आपको बताते रहे हैं। बड़े शहरों में रिटेल आउटलेट्स बंद नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ रिटेल आउटलेट्स की संख्या जो थी वो पहले से मौजूद है। रिटेल आउटलेट्स का या जो रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेल का विस्तार था विपुल जी, वो छोटे शहरों में और कस्बों में शुरू हुआ था। जैसे वी मार्ट जैसी कंपनियाँ, स्पेंसर जैसी कंपनियाँ जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर जो नई प्रॉपर्टीज़ बन रही थी वहाँ अपनी रिटेल आउटलेट्स खोल रही थी। और अब इन बाज़ारों में मांग नहीं है और ये बात कंपनियां लगातार अपने अलग अलग सर्वे में और अलग जानकारियों में बताती रही हैं। इसलिए इन जगहों पर अब अच्छी मांग न निकलने के कारण, उपभोक्ताओं की खर्च की क्षमता में कमी के कारण
रिटेल स्टोर्स को, जैसे टाइटन आई प्लस है, जैसे स्पेंसर है, जैसे वी मार्ट है पैंटलून है, इन्हें अपने रिटेल आउटलेट्स बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें अब वहाँ नुकसान होना शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ने के कारण, किराया बढ़ने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट या जितना निवेश इन रिटेल आउटलेट्स में किया जा रहा है उतना रिटर्न इसमें नहीं आ रहा है। जबकि शहरी इलाकों में चूंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी है और स्पेस मुश्किल है, तो यहाँ जिन कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स बने हुए हैं वो वैसे ही मौजूद हैं और उन्हें उस एक तरीके से उस जो पायनियरिंग थी या शुरुआती एंट्री थी उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है। शहरों में भी एक बड़ी चुनौती ये है कि इन रिटेल चेन्स के विस्तार के लिए भी इन्हें बाजार नहीं मिल रहे हैं। हमने आपको एक दो हफ्ते पहले ये बताया था विस्तार से कि शहरों में हॉन्टेड मॉल्स की संख्या बढ़ रही है, खाली पड़ी या बंद पड़ी मॉल्स की संख्या बढ़ रही है। ये वो मॉल्स वही हैं जहाँ इन रिटेल चेन्स को अपने स्टोर खोलने थे, लेकिन बाजार सिकुड़ रहा है और ऑफलाइन बाइंग के लिए एक तो क्रय शक्ति नहीं है और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऑनलाइन परचेज शुरू हो गई है। ऑनलाइन खरीद के कारण लोग अपने घरों पर सामान डिलीवर कर रहे हैं, जिसका सीधा असर इन रिटेल स्टोर्स पर पड़ रहा है। इसमें शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम पर सेबी और आरबीआई दोनों नज़र बनाए हुए हैं। बाजार नियामक सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रही जोरदार वृद्धि से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर अब विचार कर रहा है। नए नियमों में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊंचा मार्जिन के साथ ही और ज़्यादा डिस्क्लोजर जैसे उपाय अब किए जा सकते हैं। सर, एफएनडो को लेकर के सेबी की तरफ से बहुत स्टेटमेंट आ चुकी है, ये उपाय काम क्यों नहीं कर रहे, ये स्टेटमेंट काम क्यों नहीं कर रहे? कोई सुन नहीं रहा है, सेबी की भी और आरबीआई की। आश्चर्य की बात है कि भारत में जो आंकड़ा सेबी की तरफ से आरबीआई की तरफ से आया वो आंखें खोल देने वाला, चौंकाने वाला। आरबीआई ने अपने ताजे आंकड़े में कहा है कि दुनिया में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेड का ग्लोबल वॉल्यूम है उसमें 81% हिस्सा भारत से आ रहा है। यानी भारत के अधिकांश निवेशक सिर्फ और सिर्फ एफएनडो में काम कर रहे हैं और सट्टेबाजी कर रहे हैं, जबकि सेबी इस पर लगातार लोगों को बता रहा है कि 90% लोगों का पैसा डूब जाता है, कोई पैसा नहीं बनता। भारत में शेयरों के बारे में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में लिटरेसी जीरो है। ये लगभग वैसी स्थिति है कि जैसे किसी आदमी को कार चलाना ना आता हो और वो हाई स्पीड कार को दौड़ाना शुरू कर दे। और अब दोनों ही नियामकों को इसमें कई सारी चुनौतियां दिखाई दे रही। लोगों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के तौर पर एक तरीके से बाजार में गैम्बलिंग की, जुआ खेलने की आदत बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान हो रहा है। एक्सचेंजेस को भी थोड़ा कोशिश की गई, दबाव बनाया गया, पर एक्सचेंजेस को इससे बिजनेस मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि एफएनडो वॉल्यूम बढ़ते हैं तो उनके लिए कमाई है, तो इसे मानने को तैयार नहीं है। अब सेबी और आरबीआई दोनों मिलकर आने वाले समय में एफएनडो को लेकर बड़ी सख्ती कर सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई दे रही। हाल में हमने आपको बताया था कि एफएनडो के दायरे में आने वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं या जो स्टॉक्स हैं उनके नियमों में बदलाव किया गया था। ये तय किया गया था कि जिनके ट्रेड में डेप्थ हो और जिनके पास बड़ा स्टॉक हो उन पर ट्रेडिंग कराई जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आप भी हो सकता है उन लोगों में शामिल हों या आपके आसपास ऐसे लोग शामिल हों जो भारत में एफएनडो ट्रेडिंग को ही शेयर बाजार में निवेश मानते हों। बेहद खतरनाक है, बड़ा नुकसान है और इस पर बेहद आंकड़े भी मौजूद हैं, सेबी की तरफ से चेतावनियां भी मौजूद हैं। ऐसा मत कीजिए, अपनी ज़रूरी और गाढ़ी बचत को इसमें मत लगाइए, समझदारी के साथ लॉन्ग टर्म निवेश करिए। हालांकि सेबी की बात किसी ने नहीं सुनी है, तो इसलिए अब सख्ती शायद ज़्यादा बढ़ेगी, सख्ती शायद ज़्यादा बढ़े। और जो अभी अंशुमान जी ने बताया कि आपकी गाढ़ी कमाई है और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि एफएनडो में बताइए कहाँ करें, ऑप्शन में बताइए, और हमारी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के ट्रेड से आपको दूर रखें ताकि आप अननेसेसरी पैसे की बर्बादी आपकी ना हो। इधर भारत की तरफ से प्रिंट सर्किट बोर्ड यानी कि पीएसबी पर डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने का असर आईटी हार्डवेयर कंपनियों पर अब पड़ रहा है। इनमें से कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो पीएलआई योजना के तहत आईटी हार्डवेयर का उत्पादन कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रोडक्शन के लिए प्रिंट सर्किट बोर्ड अहम उपकरण है, लेकिन कुछ भारतीय कंपनियों ने इनके बढ़ते आयात को लेकर के आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सरकार ने मार्च में इनके आयात पर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी थी। सर, ये डंपिंग कहाँ से हो रही है और भारतीय उद्योगों को किस तरीके से प्रभावित करेगी? अगर आप आने वाले समय में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो ठीक ठाक महंगाई के लिए अपनी जेब मजबूत कर लीजिए। 30% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है भारत सरकार की तरफ से, और ये माना जा रहा है कि ये सारा का सारा पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिनका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, इसमें अधिकांश सामान चीन और हांगकांग के जरिए आ रहा है। चीन का सामान हांगकांग के मार्केट के जरिए आ रहा है, ये चीन से आयात हो रहा है।
चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स का आयात सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसके गले में फंस चुका है। इसी के कारण हमने पिछले साल बेचैनी के तौर पर हार्डवेयर इंपोर्ट पर सख्ती और लाइसेंस परमिट राज देखा था, फिर सरकार को उससे वापस पीछे हटना पड़ा। लेकिन भारत की PLI स्कीम दरअसल इंपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम हो गई है, जबकि इसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्कीम बनाया जाना था। और इसलिए जैसे ही सरकार ने 30% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर, भारत में PLI में निवेश करने वाली कंपनियों को दिक्कत होने लगी। भारत की PLI के ढांचे में एक बड़ी चुनौती निकलकर पिछले 3-4 साल में आई, जिस पर हमने अलग से चर्चा भी की है कि भारत में कंपोनेंट्स की कोई आत्मनिर्भरता नहीं है, असेंबलिंग की निर्भरता है और इसलिए अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आयात होता है। भारत का आयात भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनकी निर्भरता के कारण भारत में जो इंडस्ट्री का अपना बेस है वो तैयार नहीं हो पा रहा। अब यह है कि जो इंपोर्टेड PCBs हैं उनके ऊपर 30% की ड्यूटी के बाद भारतीय कंपनियों को 2 चुनौतियां होने वाली हैं। एक चुनौतियां ये कि वो जो यहाँ से उत्पाद एक्सपोर्ट कर रही हैं उसकी कम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें 30% ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका उत्पाद महंगा होगा और इसका असर PLI स्कीम के तहत निर्यात पर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि उनके जो सामान भारतीय बाजार में बिक रहे हैं उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की तरफ से इस साल BOT मॉडल के तहत 44,000 करोड़ रुपए की सड़कों को बेचा जा सकता है। इस मॉडल के तहत सड़क बनाने से लेकर उसको ऑपरेट और ट्रांसफर करने का अधिकार निजी कंपनी को दिया जाता है। ऐसी संभावना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से सड़क बनाने में फिर से पब्लिक प्राइवेट व्यवस्था की वापसी हो सकती है। सर, ये BOT मॉडल क्या होता है और इसकी शर्तें क्या होती हैं? अब NHAI अब खुद सड़क बनाने से भर पाया क्योंकि अब जो स्थिति हो गई है NHAI की पिछले 3-4 साल में, उसे सड़क बनाने के लिए संसाधन नहीं है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। हम विस्तार से आपको बताते रहे हैं। हर साल सरकार NHAI को अब सड़कें बनाने से ज़्यादा सड़कें बेचने का लक्ष्य देती है। सरकार का जो एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम है उसमें एक बड़ा हिस्सा NHAI की सड़कों की बिक्री के तौर पर आएगा। तो इसलिए अब सड़कें बनाने के लिए NHAI अपने आप को पीछे हटा रहा है और फिर वापस BOT मॉडल की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो अभी तक ये था कि सरकार के पिछले 10 सालों में आपको याद होगा 2014 में जब सरकार आई थी तो सड़क क्षेत्र में कई परियोजनाएं फंसी हुई थी, पर NHAI ने अपनी तरफ से उन परियोजनाओं को हाथ में लिया और सड़कों का निर्माण शुरू किया। उससे NHAI पर कर्ज बढ़ता चला गया। कर्ज बढ़ा भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ने के कारण और रेवेन्यूज कम होने के कारण, और उसके बाद सरकार को 3 या 4 साल पहले सरकार को बजट में यह तय करना पड़ा कि NHAI नया कर्ज नहीं लेगी। अब BOT मॉडल के एग्रीमेंट में बदलाव किया गया है। ऐसा संकेत है कि आने वाले समय में करीब जो 22 लाख करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट्स BOT मॉडल में, नए BOT मॉडल में डाले जाएंगे और इसमें कंपनियों से को बनाने के लिए, चलाने के लिए और उसके बाद बेचने की भी सुविधा मिल जाएगी। यानी ये पूरा रोड प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी भी, उसे ऑपरेट भी करेंगी और एक निर्धारित समय के बाद उसे बेच दिया जाएगा। सरकार का यह मानना है कि NHAI को धीमे धीमे सड़क निर्माण से पीछे किया जाए, जैसा कि चर्चा थी, और NHAI को रोड मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर, एजेंसी के तौर पर बनाया जाए और रोड की क्वालिटी निर्धारित करने में वो प्राइवेट ऑपरेटर्स की मदद करेगी। निगाहें हमारी इस पर रहेंगी कि अगले 3 से 4 साल में ये रोड का जो डेवलपमेंट का नया मॉडल कैसे काम करता है और कितनी प्राइवेट कंपनियाँ इस BOT मॉडल में अपने आप को इंटरेस्ट लेकर दिखाती हैं। क्योंकि अब इन कंपनियों के रेवेन्यू के लिए इन्हें 2 बड़े चैलेंज होंगे। टोल के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और इन्हें ज़्यादा टोल की दरों की जरूरत होगी, और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए कर्ज भी महंगा हो रहा है। ऐसी स्थिति में कितना रोड प्रोजेक्ट में नया निवेश आएगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। जी। ऑडिट रेगुलेटर नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि NFRA अपनी निगरानी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने जा रहा है। NFRA ने एक साल में कम से कम 30 ऑडिट फर्मों की जांच करने का लक्ष्य तय किया है। इस साल 8 ऑडिट फर्मों की जांच की जाएगी। इसके अगले साल 12 फर्मों की जांच होगी। NFRA प्रत्येक ऑडिट फर्म की 4 कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी जांच करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब NFRA की तरफ से ऑडिट कंपनियों पर सालाना रिपोर्ट जारी की जाएगी। सर, NFRA की इस रिपोर्ट पर इतनी उत्सुकता, इतनी क्यूरियोसिटी क्यों बनी हुई है? जांच करने वालों की जांच हो रही है। भारत में ऑडिट कंपनियों की जांच पहली बार इस तरह से की जा रही है और खासतौर से बड़ी कंपनियां जो बिग 5 जिनको कहा जाता है वो भी इसमें शामिल होंगी। पिछले 10 साल में भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, भ्रष्टाचार के, करप्शन के, कंपनियों में तमाम तरीके की अनियमितताओं के जो मामले आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ऑडिट फर्म्स की पाई गई। ऑडिट फर्म्स ने ही गलत सूचनाएं दी, सूचनाएं छिपाई, कंपनियों के लिए गलत ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार की और उनका नतीजा हुआ कि बाद में शेयरधारकों को और बैंकों को बड़ा नुकसान हुआ। आप चाहे किंगफिशर का मामला देखिए, देवान हाउसिंग का देखिए, उससे पहले सत्यम और उससे पहले के मामले देख लीजिए। तब से भारत में ऑडिट फर्म्स की विश्वसनीयता संदिग्ध है और इस पर सवाल उठते रहे।
जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA इसीलिए बनाई गई थी कि वो ऑडिट करने वालों, जांच करने वालों के अकाउंटिंग नियमों पर ध्यान दे, और काफ़ी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, टल रहा था कि अब पहली बार इन ऑडिट कंपनियों के कामकाज को ऑडिट किया जाए। तो अब पहली रिपोर्ट 8 कंपनियों के बारे में आने वाली है, जिसमें टॉप 5 फर्म्स EY, डेलॉयट, KPMG, PwC और वाकर चैंडी-टू-कॉक भी शामिल हैं, और इसके अलावा बाकी कंपनियों पर भी की जांच होगी। ये रिपोर्ट खासी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी ये है कि ऑडिट फर्म्स की पारदर्शिता ही निवेशकों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पारदर्शिता की गारंटी है, क्योंकि जिन्हें सबसे पहले रिपोर्ट देनी होती कंपनी में साफ सुथरे कामकाज की, अगर वही करप्ट हैं, उन्हीं में भ्रष्टाचार है, तो आप कैसे ये भरोसा कर सकते हैं कि कंपनियां जो जानकारी दे रही हैं, जो रिजल्ट्स आपके सामने रख रही हैं, वो उचित या सही हैं। इसलिए NFRA केवल इनके कामकाज की भी ऑडिट नहीं करेगा, बल्कि सैंपलिंग में इन्होंने जिनके ऑडिट किए हैं उनके आंकड़ों की भी और उनकी रिपोर्ट्स की भी जानकारी करेगा। और इसलिए इसे लेकर काफ़ी उत्सुकता भी है कि NFRA अपनी पहली रिपोर्ट में किस बड़ी ऑडिट फर्म के भीतर क्या निकाल कर लाता है। इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से किए गए सर्वे से पता चला है कि अगले 12 महीने के दौरान दुनिया भर के 29% केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व के लिए सोना खरीद रहे हैं। 2023 में 24% बैंकों ने गोल्ड खरीदने की बात कही थी। सर्वे में सिर्फ 3% बैंकों ने कहा कि वे अपने रिजर्व से सोना बेचेंगे, जबकि 68% बैंकों ने कहा है कि रिजर्व में सोने की होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सर, इस खबर के बाद अब अगले 1 साल तक सोने के रुख को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? सोने को लेकर अब अगर आप ये उम्मीद लग रही है कि सोने में कोई बड़ा करेक्शन बनेगा, आने वाले समय में कोई बड़ी गिरावट आएगी, तो उसे भूल जाइए। दुनिया के बैंकों में वैसे भी गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सभी प्रमुख बैंकों में गोल्ड के रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर हैं, और पिछले 5 साल में 6 साल में सोने की बड़ी खरीद केंद्रीय बैंकों ने की है, जो बड़ा पैराडॉक्सिकल है, अंतर विरोधी है। क्योंकि सरकार, जो केंद्रीय बैंक है, वो सॉवरेन मुद्राओं के मालिक हैं, संप्रभु मुद्राओं के मालिक हैं। उनकी गारंटी उन मुद्राओं के पीछे होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड 1970 के दशक में खत्म हो गया। दुनिया की कोई भी करेंसी गोल्ड पेयर से के मूल्यांकन में नहीं जुड़ी हुई है। इसके बाद भी दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने जिस तरह से सोने की खरीद की, भारतीय रिजर्व बैंक उन प्रमुख 5 बैंकों में है जिसने दबाकर पिछले सालों में सोने की खरीद की है। तो ये आंकड़ा WGC का हमें बता रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं, दुनिया के जितने भी बैंक हैं, वो सोने के बाजार में लगातार सक्रिय रहेंगे। इसके 2 बड़े असर होने वाले हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती रहेगी, और सोने में बैंकों की खरीद के पीछे पीछे निवेशकों की भी ETF की खरीद भी बढ़ती रहेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब गोल्ड को लेकर पूरी दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है, वो एक किस्म से डिफेंसिव या पुराने तरीके के निवेश के उपकरण की जगह बैंकों के पसंदीदा, केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक प्रबंधकों के पसंदीदा निवेश के तौर पर सामने आया है। और इसलिए अब निवेश की रणनीतियों में भी सोना बड़ा हिस्सा लेगा। कुल नतीजा ये कि सोना जल्द ही फिर $3000 के आसपास के लेवल के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच वेदांता लिमिटेड 2018 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए खरीदे गए स्टील बिजनेस को अब बेचने जा रही है। ये सौदा इस साल अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता अपना कर्ज कम करने के लिए स्टील और रॉ मटेरियल बिजनेस को अब बेचने की योजना बना रही है। सर, वेदांता को ये डील करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बेचना पड़ रहा अपना? वेदांता बुरी तरह उलझी हुई है। $3.7 बिलियन का कर्ज है वेदांता पर। हाल में वेदांता के बार ऐसी खबरें छपी थी कि वेदांता के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं, और उसी समय इस बात का संकेत था कि वेदांता को अपने मौजूदा बिजनेस में से कुछ बड़े हिस्से बेचने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। कोर बिजनेस वेदांता का एल्युमिनियम और नॉन फेरस मेटल्स का है। स्टील के बिजनेस में वेदांता ने उतरने की तैयारी की थी, इलेक्ट्रो स्टील का टेकओवर किया था, और अब कंपनी को इसको बेचने की तैयारी करनी पड़ रही है, जिससे कि वो कर्ज को घटाने का जो वादा है निवेशकों से, उसे पूरा कर सके। वेदांता की ये बिक्री आने वाले समय में किसी बड़े समूह की तरफ से स्टील कारोबार का एक बड़ा सैलाब होगा, जिस पर निगाहें बनी हुई हैं। चलिए, अब बजट नज़दीक है, बजट से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। इनकम टैक्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था को ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए जुलाई में पेश होने वाले बजट में बड़ा बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स मुक्त इनकम की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था में 7 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कमाई अगर 7 लाख रुपए से ऊपर हुई तो 3 लाख रुपए कमाई से टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। इस छूट को अब बढ़ा करके
5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। सर, एक टैक्स पेयर के लिहाज से इस खबर को हम कैसे समझें? अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपको उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स से कोई महत्वपूर्ण रियायत आएगी, तो आप इसे ज़रा गौर से समझ लीजिए। और अगर आपने अपनी सही स्कीम का चुनाव नहीं किया है तो इस रियायत का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये कि इस बजट से सरकार फिर वो संकेत देगी जो पिछली बार भी दिया गया। बजट से पहले इनकम टैक्स को लेकर तमाम तरीके की स्पेकुलेशन, चर्चाएं होती हैं, बड़े बदलाव होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने पिछले 7-8 सालों में इनकम टैक्स की व्यवस्था को अब इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि बचतों को प्रोत्साहन वाली पुरानी स्कीम को सरकार कोई प्रोत्साहन देने नहीं जा रही है। इनकम टैक्स की 2 स्कीमें आपको पता है, पुरानी स्कीमें ऐसी जिनमें 80C और तमाम धाराओं के तहत जो आप अलग अलग बचतें करते हैं और थोड़ा बहुत जो फीस आदि पर खर्च करते हैं उस पर आपको टैक्स की रियायत मिलती है, जबकि उसमें टैक्स की दर ऊंची है। सरकार की जो दूसरी नई टैक्स रिजीम है उसमें कोई रियायत नहीं है, पर टैक्स की दर कम है और टैक्स में जो बेसिक एग्जम्पशंस हैं वो बेहतर हैं। सरकार की कोशिश इस बजट में रहेगी कि इसी परंपरा पर आगे बढ़ा जाए और इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि जो नई टैक्स रिजीम है, जो नई वाली टैक्स रिजीम है जिसमें बचत को कोई प्रोत्साहन नहीं है, वहाँ जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो 7 लाख तक का तो टैक्स वैसे ही टैक्स फ्री है, इनकम वैसे ही टैक्स फ्री, उसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्पशन लिमिट में जा सकती है। हालांकि काफ़ी बड़ा फैसला होगा, लेकिन सरकार की कोशिश है कि अब अधिकांश लोग बचतों पर इंसेंटिव लेना बंद करें और इस स्कीम में आएँ। और आपको याद होगा पिछले साल इसलिए नई स्कीम को डिफ़ॉल्ट स्कीम में बदल दिया गया था। यानी इस साल जिन लोगों ने अपने ऑफिस के रिटर्न भरते समय पुरानी या नई स्कीम में से किसी का चुनाव नहीं किया है, उन्हें अब अनिवार्य रूप से नई स्कीम का हिस्सा बना दिया गया। तो निवेशकों के लिए इसको समझना या टैक्स धारकों के लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार आपसे को बचत के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देने जा रही। अगर आपको अपने भविष्य के लिए बचाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना है, पेंशन के लिए बचाना है, तो आप अपने तरह से उसकी व्यवस्था करिए। बचतों को प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे। इनकम टैक्स में रियायत अगर मिलेगी तो बगैर किसी इंसेंटिव के मिलेगी, और ये देखना खासा चौंकाने वाला है। देखना होगा कि इस बार वित्त मंत्री इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि जिस दिन से भारत में इनकम टैक्स पर प्रोत्साहन कम हुए हैं, बचतों को प्रोत्साहन कम हुए हैं, भारत में फाइनेंशियल सेविंग की दर में तेज गिरावट भी आई है। भारत में फाइनेंशियल सेविंग्स इस समय न्यूनतम स्तर पर है। तो क्या सरकार बचतों को प्रोत्साहन देने के रास्ते से पूरी तरह पीछे हट जाएगी या थोड़ा बहुत कुछ करेगी, देखना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी स्कीम को कोई फायदा या कोई राहत या कोई प्रोत्साहन इस बार बजट में नहीं आएगा। जी, चलिए, निर्यात बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में और ज़्यादा एसएमई यूनिट को शामिल करने के लिए सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस स्कीम का लक्ष्य टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। इधर सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए शुरू की गई 11,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम का दायरा बढ़ा सकती है। सरकार टेक्सटाइल PLI में टी-शर्ट और इनरवियर को भी शामिल कर सकती है। इसके अलावा सरकार आवेदक कंपनी को यूनिट लगाने के लिए दिए जाने वाले समय को भी 2 साल से बढ़ा करके 3 साल करने पर विचार कर रही है। दरअसल 2021 में शुरू की गई टेक्सटाइल PLI अभी तक भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सफल नहीं रह पाई है, इसलिए सरकार इसमें कुछ बदलाव करने पर अब विचार कर रही है। सर, PLI स्कीमों में बदलाव करने की मुख्य वजह क्या मान रहे हैं? PLI स्कीम में का रिव्यू 2025 में होने वाला है। हम लोग इस पर विस्तार से इकोनॉमिक हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम आपको देंगे। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें और थोड़ा बहुत अगर फार्मास्यूटिकल को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह PLI स्कीम का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है, और इसलिए इस स्कीम से कई सारे क्षेत्र बाहर निकाल दिए जाएंगे। 14-15 उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं। उत्पादन करने पर और निर्यात करने पर बजट से पैसा दिया जाता है। कोशिशें की जा रही है कि इसे छोटा किया जाए और जहाँ पर संभावनाएं हैं वहीं पर सरकार अपने बजट से इसको पैसा दे। इसमें टेक्सटाइल एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्सटाइल में PLI काफ़ी शुरुआत से चल रहा है पर उसका कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। तो इस स्कीम में कटौती भी होगी, छटनी भी होगी, और इस स्कीम का एक रिव्यू भी सामने आएगा, ऐसा लगता है। चलिए, अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। जून के दौरान मानसून की बरसात में आई कमी को देखते हुए मौसम विभाग ने जून के लिए बरसात के अनुमान में बदलाव किया है। पहले अनुमान था कि जून के दौरान सामान्य बरसात होगी, लेकिन अब सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 20% कम बरसात हुई है। दक्षिण भारत को छोड़कर के देश के बाकी सभी हिस्सों में सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा कमी उत्तर पश्चिम भारत में दर्ज की गई है, जहां पर सामान्य के मुकाबले 70% कम बारिश हुई है। इसी तरह मध्य भारत में 31% कम और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 15%
कम बारिश दर्ज की गई है। सर, जून में मानसून के डाउनग्रेड होने के मायने क्या निकाले जाएं? जून का महीने की तस्वीर आपके सामने है। पूरा देश इसको महसूस कर रहा है गर्मी के तौर पर हम आंकड़ों की बात करते हैं। मौसम विभाग ने मानसून के ऑनसेट से पहले कहा था कि मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा और एबव एवरेज रहेगा। जून में ये पूरा अनुमान सर के बल आकर गिरा और हमें अब आज मौसम विभाग को ये बात कहनी पड़ी कि जून में मानसून सामान्य से कम रहा। उसकी वजह ये कि देश के एक बड़े हिस्से में जो प्री मानसून रेंज थी वो बिल्कुल नहीं हुई उत्तर भारत के हिस्से में, जबकि जिन हिस्सों में रेंज दिखाई भी दी हैं उनमें दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को बता दिया जाए तो सब जगह मानसून का डेफिसिट दिखाई दे रहा है। खासतौर पर भारत के जो उत्तर भारत के हिस्से, यहाँ मानसून का डेफिसिट काफ़ी बड़ा है। जून के महीने में बारिश का जो औसत मिल रहा है वो 1971 से 2020 के बीच में जितनी बारिश हुई है औसत, उससे भी कम है और इसलिए आपको जून में इस समय तापमान में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही। मानसून के मामले में आमतौर पर माना जाता है कि मानसून की शुरुआत के बाद अगर वो रुकता या फंसता है तो उसके बाद उसकी अगली गति को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं कि उससे स्वाभाविक रूप से बारिश होगी कि नहीं होगी। हालांकि मौसम विभाग ने आज फिर कहा कि मानसून में रिकवरी आएगी, जल्दी बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन अब आशंका और चिंता ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि जिन इलाकों में इस समय भयानक गर्मी पड़ रही है ये वही इलाके हैं जिन इलाकों में पिछले साल भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी। लेकिन सर, अगर रीजन वाइज देखा जाए, क्षेत्र वाइज देखा जाए तो फिर मानसून की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? जैसा हमने कहा कि क्षेत्रवार अगर आप आंकड़े को देखें तो उत्तर भारत का जो इलाका वहाँ 70% का डेफिसिट है मानसून के इलाके में। अगर आप पूरे देश में देखें तो करीब 20% का डेफिसिट हमने आपको बताया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 70% का डेफिसिट है। ये वो एरिया है जहां पर नॉर्मल रेनफॉल 33 मिलीमीटर के आसपास होता है। 10 मिलीमीटर की बारिश दिखाई दे रही, 10.2 मिलीमीटर की। यही खरीफ का सबसे कीमती और महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां खरीफ की बुवाई होना जरूरी है और जहां पर खरीफ की बुवाई के लिए जुलाई के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बारिश होने की जरूरत है। इसके बाद आप सेंट्रल इंडिया पर आइए। मध्य भारत जो खरीफ में दलहन की, तिलहन की फसल और इसके अलावा धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ 31% का डेफिसिट दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में 16% की बढ़ोतरी दिख रही है, यानी दक्षिण भारत के लिए थोड़ा बेहतर रहा है ये मानसून, और पूर्वी भारत में भी 15% की कमी दिख रही है। अब चिंता विपुल जी ये है कि मानसून का रिवाइवल जब होगा तो क्या वो इस 70% का डेफिसिट पूरा कर पाएगा जुलाई के महीने में, जुलाई के अगस्त के बाद में, क्योंकि खतरा ये है कि जुलाई के बाद लानिना का जोखिम है। लानिना में अचानक काफ़ी तेज बरसात होती है, तो अगर जुलाई के महीने में इस हिस्से में ठीक ठाक बारिश नहीं हुई तो खरीफ की फसल पर इसका असर पड़ना तय है। और लानिना अगर आता है जुलाई में और तेज बारिश होती है तो वो और भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उस समय फसलों की बुवाई के बाद बाढ़ का खतरा उनके ऊपर दिखाई देगा। तो ये मानसून का मिजाज है जो अब बिगड़ चुका है, जिसमें अब केवल इस बात पर निर्भर हुआ जा सकता है कि जो प्रगति उत्तर और पश्चिम की मानसून की धाराएं हैं वो आने वाले समय में अच्छी हो और जुलाई के पहले पखवाड़े में उत्तर भारत के हिस्सों में थोड़ी बेहतर बारिश हो, नहीं तो खरीफ के उत्पादन को लेकर चिंताएं बढ़ती जाएंगी। जी, लेकिन सर ये बताइए कि जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि रिवाइवल की उम्मीद जताई है, क्या वाकई में उतनी तेज से रिकवरी आएगी या फिर धीमी रहेगी? क्या अनुमान आपको लगा? अभी तो जो पिछले आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से मानसून टूटने के बाद रिवाइव तेजी से नहीं कर पाता है, और अगर रिवाइवल होता भी है तो लेट रिवाइव होता है। तो वो अगर रिवाइवल होगा भी, जैसे हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि रिवाइवल शुरू होता है वो जुलाई के अंत में, अगस्त के आसपास शुरू होता है। तो अगर वो रिवाइवल होता है तो जुलाई का सबसे क्रूशियल पीरियड निकल जाएगा सिंचाई के लिए, और लेट सोइंग की नौबत है, उसका लेट सोइंग का रिस्क सामने होगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, शेयर बाजारों के लिए इस समय मानसून सबसे महत्वपूर्ण खबर है, और हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में इसके अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जी, तापमान में जोरदार बढ़ोतरी और बरसात की कमी की वजह से जलाशयों में पानी का स्तर भी लगातार घटता जा रहा है, जिस वजह से हाइड्रो पावर उत्पादन पर असर पड़ा है। रिसर्च एजेंसी S&P के मुताबिक हाइड्रो पावर उत्पादन घटने की वजह से देश में कोल पावर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिस वजह से देश में कोयले के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान में हुई बढ़ोतरी की वजह से देश भर में बिजली की मांग भी बढ़ सकती है, जिस वजह से कोल पावर की मांग बढ़ गई है। सर, अब बिजली को लेकर के किस तरह का परिदृश्य बदलता दिखाई दे रहा है? हाइड्रो पावर ने इस साल भी भारत के बिजली उत्पादन को निराश किया। पिछले साल भी बारिश कम हुई थी, जलाशयों में पानी नहीं है, लगातार हम आपको बताते रहे पिछले पूरे साल, और इस साल पनबिजली से जो उत्पादन आने वाला था उसमें कमी हुई है। और देखिए, कल ही सरकार की तरफ से कहा गया कि वो आयात पर निर्भरता कम करेगी, और जब इस साल गर्मियों में फिर संभावना है कि सरकार को और ज़्यादा आयात कोयला बिजली कंपनियों को और ज़्यादा इम्पोर्टेड कोल पर निर्भर रहना
पड़ेगा। और ये अगर मानसून के रिवाइवल में थोड़ी और कमजोरी होती है तो जो बिजली के कट या आउटेजेस हम देख रहे हैं देश के अधिकांश हिस्सों में, उनमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जी। इधर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक के महंगाई घटाने के प्रयास में खाद्य महंगाई सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। महंगाई के आंकड़े भी आरबीआई गवर्नर के बयान की तस्दीक करते हैं। मई के दौरान रिटेल महंगाई दर तो घटकर 4.75% पर आ गई, लेकिन इसके भीतर खाद्य महंगाई दर 8.69% पर पहुंच गई थी। अनाज, सब्जियों और दालों की महंगाई की वजह से खाद्य महंगाई पहले ही ऊपर थी और अब इसमें खाने का तेल भी शामिल हो गया है। सर, मानसून की देरी के कारण कहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा महंगाई का? अगर मानसून जुलाई के मध्य तक ठीक ठाक रिवाइव नहीं होता तो रिजर्व बैंक गवर्नर के लिए महंगाई के जो नई आफत है इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कई जगह से महंगाई आ ही रही है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती खाद्य महंगाई में, और उसको कुछ आंकड़े जो ताजे आरबीआई की रिपोर्ट से आए हैं, सब्जियों की कीमत 28% ऊपर है, दालें 17%, अनाज करीब करीब 9%, मीट और फिश 8% से ऊपर, स्पाइसेस 7% से ऊपर, एग 7% से ऊपर। पूरी की पूरी फूड बास्केट गर्मी के असर से और आपूर्ति के असर से तप रही है। और इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर इस तरीके का संकेत दे रहे हैं कि ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसे लाखों लोगों को अमेरिका की नागरिकता देने की घोषणा की है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर अमेरिकी नागरिक से शादी कर ली। इस कानून के तहत 5 लाख लोगों को अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। माना जा रहा है कि इन लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं। सर, बाइडेन की इस योजना के मायने क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या चुनाव के नज़दीक होने की वजह से कारण है? क्या आप देख रहे हैं? अमेरिका के इतिहास में विपुल जी सबसे बड़ा इमिग्रेशन रेगुलराइजेशन प्रोग्राम है जो बाइडेन ने जारी किया है, और जो अमेरिका के क्या पूरी दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में अनिवासियों को रेगुलराइज करने के कार्यक्रम की घोषणा कभी नहीं की गई थी। और इससे अब अमेरिका में चुनावी राजनीति गरमाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम का फायदा दुनिया के कई देशों को मिलेगा जहां के लोग वहां रह रहे हैं, और उनके स्पाउसेस को, उनके पति और पत्नी को अब वरीयता के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगी, अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, जिसके लिए उन्हें शायद लंबा वर्षों का इंतजार करना पड़ता। और इस कार्यक्रम के बाद अमेरिका की राजनीति में खासी उथल पुथल मची है। बिल्कुल। भारत को इसका किस तरीके से फायदा होगा सर? ये माना जा रहा है कि जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं बाइडेन की तरफ से इमिग्रेशन रेगुलेशन प्रोग्राम के, उसमें भारत तीसरा बड़ा देश होगा जिसे इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। मैक्सिको को और अटलांटिक के देशों के अलावा भारतीयों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के लोग बड़ी संख्या में वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें इसके फ़ायदे मिलेंगे। और ये भारतीय अनिवासी भारतीयों के लिए एक तरह से अच्छी खबर है। लेकिन ट्रंप तो इसके ठीक विपरीत बात करके, और वो उनका स्टैंड क्लियर है कि जो लोग वहाँ पे अनिवासी हैं उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और यही दिलचस्प राजनीति है। और मुझे लगता है कि इस साल अमेरिका के चुनावों में इमिग्रेंट से अनिवासी सबसे बड़ा राजनीतिक विषय बनने वाले हैं। क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों को देखें चुनाव की तरफ जाते समय रिपब्लिकन के, तो उनका तो कहना यह है कि वो जो अनिवासी हैं उनको डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, वो सबसे बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है, इस कार्यक्रम के तहत वो इनरोल हो जाते हैं, जिसकी बाइडेन ने तैयारी कर ली है, तो फिर अमेरिका की राजनीति अनिवासियों के पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाएगी। और यही वो हार्डलाइनर अमेरिका की राजनीति का बंटवारा है। पर ये केवल बात अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह से इमिग्रेंट्स को या अनिवासियों को अमेरिका में नागरिकता देने की बात की जा रही है, इसका असर आपको अटलांटिक के इस पार यूरोप पर भी दिखाई देगा। क्योंकि यूरोप की राजनीति में यूरोपियन यूनियन के ताज़ा चुनावों में कंजर्वेटिव्स या जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो जीत कर आ रही, और वो ठीक उसी तरीके की बात कर रही हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो इमिग्रेशन के या जो अनिवासी हैं उन्हें रोजगार देने के, अवसर देने के बिल्कुल विरोध में है। तो इसकी धमक इस पार भी आएगी। यहाँ भी जो चुनाव होने वाले हैं खासतौर से यूके का चुनाव होने वाला है, यूरोप के चुनावों में भी इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स को नागरिकता देना एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा फिलहाल अमेरिका के चुनाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी जगहों पर भी इसकी धूम जो है वो सुनाई देती हुई दिखाई देगी, इसकी धमक सुनाई देती दिखाई देगी। लेकिन इस बीच अब रुख कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों का झटपट में। अमेरिका में कॉटन इंडस्ट्री के संगठन कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल ने भारत सरकार से शॉर्ट स्टेपल कॉटन के इंपोर्ट पर लगाई ड्यूटी को हटाने की मांग की है। भारत ने शॉर्ट स्टेपल कॉटन के इंपोर्ट पर 11% टैक्स लगाया हुआ है। अमेरिकी संगठन का कहना है कि भारत अगर इंपोर्ट ड्यूटी को हटाता है तो इससे
भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। एफएससीआई जल्द ही इंस्टेंट लाइसेंस जारी करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करेगा। इंस्टेंट लाइसेंस उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दिया जाएगा जो बड़े पैमाने पर फूड आइटम्स के उत्पादन या प्रोसेसिंग से नहीं जुड़े हैं। इंस्टेंट लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये नया पोर्टल अगले 15 दिनों में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के बीच रेवेन्यू मार्केट शेयर गैप अब और कम हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर 35 बेसिस पॉइंट बढ़कर के 37.9% हो गया है। रिलायंस जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर केवल 3 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और ये 42.1% है। वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। जनवरी मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर 40 बेसिस पॉइंट घट करके 15.4% रह गया था। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी। मोबाइल के बाजार को करीब से देखना जरूरी है। रेवेन्यू मार्केट शेयर के बाजार में अगर आप देखें तो डुओपोली पूरी तरह स्थापित हो गई। 2 ही कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें जियो और एयरटेल है। वोडाफोन तो लगातार ढलान पर है, 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई। पर भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर 35% बढ़ा है, जो महत्वपूर्ण है। और इससे दिखाई दे रहा है कि 5G के नए ग्राहकों का सबसे ज़्यादा फायदा शायद एयरटेल को हो रहा है और भारतीय एयरटेल को हो रहा है। और इससे जियो पर आने वाले समय में दबाव होगा कि वो अपनी सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर करे। इसके साथ अब वो भी समय आ गया है जब कंपनियां अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी करेंगी, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ अब इस स्थिति में नहीं है कि उन्हें अपने मौजूदा आरपू पर चलाया जा सके। तो इसलिए आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि बजट या बजट के आसपास मोबाइल टैरिफ में भी बढ़ोतरी होगी। शुभान सर, आज की आप इस चर्चा में जुड़े तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनी सेंट्रल को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो